Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्पेन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग से न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आज जो हमारा सेशन है लाइव ना होकर ये रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो रहा है। अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल सभी काम के हैं और मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स वो हैं जहां से यूपीएससी ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हर एक चीज़ें जो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अच्छे से चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा। रिवीजन पॉइंटर जो आपको दिए जाते हैं उसको हाथों हाथ यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो हमारा दोस्तों आज न्यूज़पेपर में जो सबसे पहला पेज जो सबसे काम का है वो है पेज नंबर 5। और इस पेज नंबर 5 पे ये आर्टिकल प्रेजेंट है और इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। देखो, गांधी पीस प्राइज़ इज़ डिफरेंट, वो अलग है, और ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अलग है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ इंदिरा गांधी जी से एसोसिएटेड है, गांधी पीस प्राइज़ महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही प्राइजेस के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, एक 2015 में और एक 2025 में, यानी लास्ट ईयर। समझेंगे आगे, इसके बारे में डिफरेंस भी क्लियर होगा। तो होता यह है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ हर साल दिया जाता है। तो अभी 2025 वाला जो पर्टिकुलर ईयर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो 2025 का जो ये प्राइज़ है दोस्तों, ये दिया गया है यहाँ पर। ये एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जिनका नाम है ग्रेसा मैकेल। इनको दिया गया है। ये मोजाम्बिक से बिलोंग करने वाली एक पर्सनालिटी है, यानी अफ्रीका से बिलोंग करने वाली पर्सनालिटी हैं, और एक कह सकते हैं मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है इस बार इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 के लिए। ठीक है, ये जो प्राइज़ हमने बताया है, इस प्राइज़ का पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ध्यान में रखिएगा, ये इसका कंप्लीट नेम है। ठीक है, तो अभी क्या है, 2025 का अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अब देखो, नाम जो है इनका नाम ग्रेसा मैकेल, ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जामिनेशन में सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी की हैबिट दूसरी है। उसका नेचर यह है कि वो इस प्राइज़ में डी पर जाकर पूछ लेगा इस प्राइज़ के बारे में। जैसे आप देख पाओगे, इस प्राइज़ में जो अवार्ड दिया जाता है उसमें कैश प्राइज़ है लगभग 1 करोड़ रुपीज़ का। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। उसके अलावा एक साइटेशन दिया जाता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होगा। एक ट्रॉफी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है इस अवार्ड के अंदर में। इस आर्टिकल में बाकी कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये। इसमें एक तो नाम याद रखना, दूसरा जो आपको याद रखना है, जो आपके लिए मैंने नोट्स के एक फॉर्मेशन में क्रिएट किया है, वो है ये वाला प्राइज़, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक और सवाल यह है कि ग्रेसा मैकेल को इस प्राइज़ से क्यों सम्मानित किया जा रहा है? कारण क्या है? तो कारण यह है दोस्तों, इंटरनेशनली एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अफ्रीका स्टेट वेमेन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और ह्यूमन राइट एडवोकेट भी हैं। ये इन्होंने लगातार अफ्रीका के अंदर में एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स, उसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, इसको लेकर काम किया है। इनका पूरा जीवन इसी में निकल गया कि ये अफ्रीका के अंदर में एक बदलाव लेकर आ सकें। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिनके ऊपर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उनको दूर किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने काम किया, जिस वजह से ये प्राइज़ से सम्मानित किया गया। क्योंकि प्राइज़ का भी तो मेन पर्पज़ यही है ना, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। जो व्यक्ति एक शांति को बढ़ावा दे रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पर डिसआर्मामेंट को प्रमोट कर रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, लोगों को मारा ना जाए, चीज़ें वेपनाइज ना किए जाएं, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जिसने किया हो, या जिसके प्रति यहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो शुरू से, तो उसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इनको क्यों दिया गया और नाम क्लियर हो गया। अब आता है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए एक मेजर फैक्टर यह है कि आइए, आपको 3 से 4 फैक्ट मिलेंगे, उसको पढ़कर जाइएगा प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहली बार ये अवार्ड कब लेकर आया गया, कब शुरुआत की गई है? 1986 में। क्या मुझे आप लोग बताएंगे जो गांधी पीस प्राइज़ है उसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी? जल्दी जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट है, ये 1986 में शुरू होता है। इंदिरा गांधी जी की मेमोरी में इसकी शुरुआत की जाती है।
हर साल यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है, और हर साल किसको दिया जाता है? एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, या तो एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी संस्थान काम कर रही है, जैसे प्रथम एनजीओ है, उसको दिया जा चुका है लास्ट टाइम, ठीक है, और पहले। तो मतलब कोई संस्थान काम कर रही है, उसको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी सम्मानित किया जा सकता है, बट उसने क्या क्या किया हो मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। शांति को प्रमोट कर रहा हो, डिसआर्मामेंट को प्रमोट कर रहा हो, या फिर यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रति काम किया हो। समझे? क्लियर हो गया? तो वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन जिसने इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, उसको इस अवार्ड में कंसीडर किया जाता है। जब अवार्ड अनाउंस हो जाता है तो अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है ये आपको पता है। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, एक साइटेशन, एंड देन उसके बाद में ट्रॉफी। एक और क्वेश्चन आएगा, ये कैसे डिसाइड किया गया? यहां पर हम देख रहे हैं ग्रेप का, माइकल का नाम लिया गया, रीज़न क्या है? क्या कोई सिलेक्शन वगैरह होने का इसके पीछे का प्रोसीजर है? बिल्कुल। तो इसमें किसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और वो जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें जो अवार्डी होता है, यानी जिसको अवार्ड हम देने वाले हैं, इसको चुना जाता है एक इंटरनेशनल ज्यूरी के माध्यम से। एक इंटरनेशनल ज्यूरी बनेगी जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को ये अवार्ड इस बार देना चाहिए। तो 2025 वाली ज्यूरी, क्योंकि लास्ट ईयर का अवार्ड ही तो डिस्कस कर रहे हैं हम, तो 2025 की ज्यूरी जो चेयर की गई थी, या फिर कह सकते हैं लीड करी गई थी, वो उनका नाम है शिवशंकर मेनन, इनके थ्रू। तो इनका नाम थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब जो बातें बताई हैं मैंने, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं इन रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से, ठीक है। एक मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ग्रेका मैकल, उसके अलावा इनको इस बार इस प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया, ठीक है। ये प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए। और इस बार 2025 में इस प्राइज़ में जो अवार्डी को सेलेक्ट किया जाता है, उसकी जूरी को किसने चेयर किया है, वो चेयर करने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा वनडे एग्जामिनेशन के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ नाम याद रखो, याद रखो, रीज़न यह है क्योंकि एक पैटर्न ऐसा पाया गया है यूपीएससी में कि यहाँ से सवाल बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये है 2015 का PYQ। 2015 में यूपीएससी सवाल पूछता है कि इंदिरा गांधी फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वॉज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 2014 में यह अवार्ड किसको दिया गया था? ऐसे ही भाई 2025 का भी पूछा जा सकता है कि बताओ 2025 में अवार्ड किसको दिया गया है आने वाले एग्जामिनेशन में, इसलिए कह रहा हूँ याद रखो। 2014 में यह अवार्ड किसको दिया गया था? तो वो है दोस्तों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहोगे इसरो? हाँ, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ये जो अवार्ड है किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। इसरो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, और इस बार 2025 का अवार्ड एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। सिंपल। तो 2015 वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखोगे, यह है 2025 का क्वेश्चन। समझ रहे हैं? 10 साल बाद कुछ ऐसा ही पैटर्न वापस से रिपीट करता है यूपीएससी, लेकिन इस बार उसने गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछा, नॉट इंदिरा गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछता है। और यह कहता है कि बताओ गांधी पीस प्राइज किसको दिया जाएगा। वो डिसीजन लेने के लिए जो जूरी बनाई जाती है, वो जो कमेटी बनती है, उसमें कौन कौन होता है? हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट्स ऑफ गांधी पीस प्राइज। कौन कौन होता है उस जूरी के अंदर में? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं? या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा भी होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि प्रेसिडेंट को छोड़ दें, राष्ट्रपति को छोड़ दें, तो बाकी ये तीनों के तीनों मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस जूरी में प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, गांधी पीस प्राइज की जो जूरी मेंबर्स है, इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। प्रेसिडेंट नहीं होंगे, बाकी ये सभी मेंबर्स होंगे। बाकी गांधी पीस प्राइज की शुरुआत 1995 में की गई थी। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाती है। रीसेंट के रेसिपिएंट्स के नाम देखोगे तो ये कुछ नाम भी यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। ये आपके सामने एक और एग्जांपल मिल गया कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था, और यही इंपॉर्टेंस है PYQs का, कि PYQs हम लोगों ने पढ़े तो इसके हिसाब से हमें एक आर्टिकल मिला अच्छा सा न्यूज़पेपर के अंदर में, जिसको हमने शानदार तरीके से कवर किया विद ऑल द एस्पेक्ट्स। अगला आर्टिकल सुनो। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, PIB के अंदर में, द हिंदू के अंदर में, सभी जगह पे कवर हो रहा है। ये टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड लास्ट ईयर मैंने सितंबर के महीने में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में डिस्कशन किया था। अभी आज खबरों में है दोस्तों घड़ियाल। घड़ियाल क्यों खबरों में है अभी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं 3 सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने लास्ट टाइम में, और आखिरी सवाल बहुत पहले पूछा गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है दोबारा से क्वेश्चन बनने की, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 3 बार पूछ लिए गए, मतलब रिपीटिशन चल रहा है ना, आगे फिर से रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग वे में। तो वो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें आर्टिकल भी हैं न्यूज़पेपर के, उसके अलावा उसकी बाकी सारे बने बनाए नोट्स, सब कुछ यहाँ पर तैयार हुआ हुआ। बस खाली करना क्या है, आपने रिवाइज करना है। वो भी सब कुछ नहीं, छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर भी इसी पीडीएफ में ही मिलते हैं। इन्हीं को रिवाइज करना है, बस इतना काम है। बाकी जो टाइम बचे उसको अपनी स्टैटिक पोर्शन के अंदर में लगा दो, पूरी जान लगा दो उसमें। लेकिन ये जो पीडीएफ्स हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका पीडीएफ का चाहे तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे एज इट इज़ रीड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पीडीएफ मिलेंगे कहाँ पे सर? ये पीडीएफ केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में मिलेंगे और कहीं नहीं, ठीक है। और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सअप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहने वाला है, और मतलब आप जब तक एग्ज़ाम देने वाले हैं तब तक के लिए है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और सबसे खास बात यहाँ पे बताया गया कि आपका अमाउंट भी जो आप इन्वेस्ट करोगे तुरंत रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने का मेरा मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यह है कि जैसे आप ग्रुप में एंटर करोगे आपको पुराने पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आपको 1 जनवरी से चाहिए होगा वो मिल जाएगा, आपको 1 जनवरी 2025 से चाहिए होगा वो वाले पीडीएफ्स भी डेली बेसिस के मिल जाएंगे, ठीक है। यह है इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस। चलिए, इसलिए कह रहा हूँ अमाउंट रिकवरेबल है, अमाउंट तुरंत रिकवर हो जाएगा आपका, बाकी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। चलिए, अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है एग्जैक्टली घड़ियाल के बारे में। तो आइए डिस्कशन करते हैं घड़ियाल क्यों है न्यूज़ में। पहले तो हमें ये जानना होगा न्यूज़ में क्यों है। तो एक सर्वे होता है हाल ही में, उसमें बताया गया घड़ियाल जो कि आज एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अब आपको पता है दोस्तों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी वो प्रजाति होती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जिसको एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल स्पीशी है घड़ियाल, मगरमच्छ की वो प्रजाति जो साफ पानी में रहती है। इसकी पहचान बहुत आराम से हो सकती है घड़ियाल की, पता है क्यों? क्योंकि इसका जो आगे का मुंह होता है, वो जो स्पाउट होता है वो ऐसे खिंचा हुआ होता है, स्नाउट जिसको हम बोलते हैं। एक नैरो सा स्नाउट होता है, ये पतला सा आप देख पाओगे, मुंह आगे लंबा सा बना हुआ है इसको, और इसी बेसिस पर हम घड़ियाल को पहचान सकते हैं। बाकी जब आप मगरमच्छ को देखोगे तो ये 3 मगरमच्छ की प्रजातियां हैं। आपसे कोई पूछेगा घड़ियाल कहाँ पर है तो आप बता दोगे ये रहा पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसका स्नाउट ही ऐसा है, ठीक है। बाकी आप देख पाओगे ये वाला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और ये वाला मगर क्रोकोडाइल है। अच्छा, एक और सवाल है, कई बार क्या होता है, देखो घड़ियाल के बारे में वैसे तो सवाल बहुत पूछे गए, अब ये सवाल बन जाए घड़ियाल इसको कहते क्यों हैं? कहने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है, देखो घड़ियाल, घड़ियाल मतलब बेसिकली घड़ा। घड़ा क्या होता है? मटके की बात हो रही है। तो होता यह है कि जो घड़ियाल वाली प्रजाति होती है, इसमें जो एडल्ट मेल होते हैं, मेल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, मेल की, याद रखिएगा। तो स्पेशली जो इसके अंदर में एडल्ट मेल हैं, उनके आगे स्नाउट पर ऐसे छोटा सा ये पॉट जैसा शेप होता है, घड़ा होता है, ठीक है। पॉट जैसा शेप कह लो या घड़ा कह लो, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग घड़ियाल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीछे का मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसको घड़ियाल कहा जाता है। क्लियर? आगे सुनिएगा। तो अभी होता यह है कि जब रिसेंटली सर्वे कंडक्ट किया गया गंगा रिवर बेसिन के अंदर में, तो घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो पाई गई है 3037, यार कह सकते हो 3037 घड़ियाल हैं आज के समय पर, आज भारत में अलग अलग 13 नदियों के अंदर में। एक प्रजाति जो बहुत खतरे में है, पिछले कुछ समय पर इसकी पॉपुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, जो बेसिकली कंजर्वेशन को दिखाता है कि हाँ थोड़ा बहुत घड़ियाल प्रोटेक्ट हुआ है, ठीक है, इसकी सुरक्षा की गई है। तो ये जो टर्म है घड़ियाल, आई होप आप समझ गए, ये आया है एक हिंदी वर्ड घड़ा से, और घड़ा जैसे एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको जो देखने को मिलेगा, इसी की वजह से इसको हम यहाँ पर घड़ियाल कहते हैं। क्लियर हो गया? ये केवल और केवल घड़ियाल में एडल्ट मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में नहीं पाया जाता। ये भी आपको स्टेटमेंट देके सवाल पूछ सकता है कि बताओ घड़ियाल में ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एडल्ट मेल्स के अंदर, नॉट फीमेल्स। क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये घड़ियाल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो दोस्तों हिस्टोरिकल बेसिस पे आज बांग्लादेश में है, भूटान में है, इंडिया में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है? आप कहेंगे नहीं, भारत के अलावा बहुत सारी कंट्रीज है भाई जिसमें घड़ियाल की पॉपुलेशन प्रेजेंट है। मेजोरिटी ऑफ इसकी जो पॉपुलेशन है ये गंगा रिवर सिस्टम में पाई जाती है। और जब हम इंडिया की स्पेशली बात करते हैं भारत के अंदर में, तो भारत में चंबल नदी में आपको बहुत घड़ियाल मिलेंगे।
अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो चंबल नदी का विजिट कर लो, चंबल नदी को घूमने चले जाओ, घड़ियाल वहाँ पे नजर आएंगे बहुत सारे। फिर चंबल नदी के बाद सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा गिरवा रिवर। फिर नेपाल में जब हम बात करेंगे तो राप्ती नारायणी रिवर में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में स्पेशली नंबर 1 चंबल रिवर, गंगा रिवर बेसिन है उसी रीजन के अंदर में यहाँ पर ये घड़ियाल पाए जा रहे हैं। चंबल रिवर इज़ द मेन पोजीशन या मेन पोर्शन आप कह सकते हैं। अब सवाल यह है, घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने के लिए आज भारत में 3 इस राज्यों के अंदर में अलग अलग रिजर्व्स भी हैं, घड़ियाल रिजर्व जिसको हमने नाम दिया है। पहला उत्तर प्रदेश के अंदर है, दूसरा मध्य प्रदेश में है और तीसरा राजस्थान के अंदर में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है ये कुछ ही जगह पर है, कई सारी जगह पर इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रोटेक्शन देने के पीछे का कारण आपको पता है, क्योंकि ये प्रजाति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसको आज अगर नहीं बचाया गया तो ये विलुप्त हो सकती है, प्रजाति एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है। अब घड़ियाल के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो वैसे अपीयरेंस तो देख लिया है भाई, अब घड़ियाल आराम से पहचान लोगे, दिख जाएगा तो दिख जाएगा, तो पहचानने में मत लगना फटाफट भागना वहाँ से, है ना। अब देखो सबसे पहली बात, जो घड़ियाल्स की स्पीशीज़ हैं तो लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स के अंदर में इसको काउंट किया जाता है। लॉन्ग नैरो सा स्नाउट जो मैंने आपको बताया, जो मछली पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। बड़े मुंह से मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इस पतले से मुंह से ये आराम से मछली पकड़ लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पानी से बहुत कम निकलता है, जब मतलब इसको आना होता है तो पानी से बाहर निकलता है, जो बीचेस वगैरह होते हैं स्पेशली नदियों के किनारे जो सैंड बैंक्स वगैरह हैं वहाँ पे जाता है। ठीक है, अंडे वगैरह देता है। तो इस तरीके से घड़ियाल का एक पूरा अपीयरेंस हमको नज़र आता है। बाकी एडल्ट मेल के पास में मैंने आपको बताया घड़ा है, इसलिए घड़ियाल नाम है, और वो घड़ा फीमेल के पास नहीं है इन घड़ियाल की प्रजातियों में। ठीक है, इसलिए ये स्पेशल माना जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो स्पेशल जो मेटिंग सीजन होता है इनके बीच का घड़ियाल का, वो नवंबर टू जनवरी होता है। ठंडियों में इनका मीटिंग सीजन होता है, जिसके बाद ये अंडे भी देते हैं मार्च से मई के महीने में। और अंडे देने के लिए ये उसी रिवर के किनारे यानी नदी के किनारे आते हैं, सैंडी रीजन में आते हैं जहाँ पर ये लोग अंडे देते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, यानी हमने इस घड़ियाल को किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रखा है। तो IUCN के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यानी हमने इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है कि आज इसको सुरक्षा की ज़रूरत है। आज ये खतरे में है प्रजाति। खतरे में इसलिए है क्योंकि नदी में पाई जाती है, तो नदियों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डैम बनाया जा रहा है। जब ये अंडे देते हैं मिट्टी में, सैंड में आकर, तो सैंड में माइनिंग होने लगती है। तो ये वेरियस रीज़न है जिसकी वजह से कई बार घड़ियाल की पॉपुलेशन पर असर पड़ रहा है। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स, कि घड़ियाल क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, उसके अलावा इसकी पहचान क्या है, मेनली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, और मेन की रिवर्स कौन कौन सी हैं जहाँ जहाँ पे पाया जाता है। चंबल, गिरवा और राप्ती और नारायणी, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राप्ती नारायणी स्पेशली नेपाल वाले रीजन में घड़ियाल देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया के अंदर में अगर घड़ियाल देखना है तो हमें कहाँ जाना होगा, चंबल नदी पर। ठीक है, वहाँ पर ये नज़र आएंगे। वैसे ही दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो घड़ियाल आज न्यूज़ में है, वो हमने डिस्कस किया। आज से लगभग 2-3 महीने पहले मैंने आपके साथ में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि ये भी द हिंदू के अंदर में एक रिपोर्ट हमारी पब्लिश होती है, आपके सामने ये प्रेजेंट है। होता यह है कि द हिंदू में एक सर्वे छपता है, जिस सर्वे के बारे में बताया गया कि भाई सॉल्ट क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है ये बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में ये भी तेजी से इंक्रीज हुई है। तो घड़ियाल की पॉपुलेशन बड़ी है, सर्वे में ये पता चला। दूसरी तरफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, ये हमको लास्ट ईयर पता चल गया था। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसको हम कई बार ईस्टवेरिन क्रोकोडाइल भी कहते हैं, नाम ही पता चल रहा है सॉल्ट वाटर। भाई इस मगरमच्छ को समुद्र में रहना या खारे पानी में रहना बहुत पसंद है, इसलिए सॉल्ट वाटर बोला गया। खारे पानी में सर्वाइव कर सकता है, नमकीन पानी की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये इंडिया में स्पेशली सुंदरबन वाले रीजन में पाया जाएगा। और केवल सुंदरबन तक सीमित नहीं है, क्योंकि सर्वे की जो रिपोर्ट है ये तो सुंदरबन वाले रीजन की है। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भारत में सुंदरबन के साथ साथ भितरकनिका नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिल जाती है। तो आज भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, और वो 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया घड़ियाल, एक हो गया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसके बारे में पढ़ा, और तीसरा होता है मगर। क्या होता है? मगर। ये तीनों की पहचान है, आपको मैंने एक फ़ोटो दिखाया था शायद ऊपर, ये रहा घड़ियाल और ये रहा यहाँ पर आपके सामने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये रहा मगर। मगर का थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, घड़ियाल की चोंच ऐसी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की आराम से अलग से सेपरेटली पहचान की जा सकती है, इसको खारे पानी में रहना पसंद है। ओके, अब यहाँ पर क्रोकोडाइल स्पीशीज़ तीनों प्रजातियों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स डेटाज आपको यहाँ पर दिए गए कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं,
ठीक है। मगर क्रोकोडाइल जब बात करेंगे तो उसको इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। ये थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलेगा, पूरे भारत में जगह जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कुछ स्पेसिफिक जगह पे, सुंदरबन वाला रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला रीजन, ठीक है, ये ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क। जबकि घड़ियाल भी कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन जगह पर ये देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। फिर एक चीज़ और है भाई, घड़ियाल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, ठीक है। बाकी मगर क्रोकोडाइल पूरे भारत में पाया जाता है, तो आज इसकी स्पीशी वल्नरेबल कैटेगरी में है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, यानी इसकी भी अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की वो करंट समय पर प्रेजेंट है, तो ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, ध्यान में रखिएगा। और जितने भी ये तीनों की तीनों प्रजातियों में जो साइट्स है, यानी कि इसका इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इसके इंटरनेशनल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में ये तीनों ही क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ को स्केड्यूल 1 में रखा गया है। स्केड्यूल 1 में रखने का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है, कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता। शिकार करने की कोशिश करेंगे तो उसको हाई पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, हाई चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये मैंने आपका एक बहुत शानदार सा आर्टिकल कवर करवाया है, एक तीर से दो निशाने, दो आर्टिकल छपे थे, दोनों हमने कवर करे। अब ये आपके सामने एक प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरोसस, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने बताना है, तीनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के अंदर में जो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये केवल और केवल वेस्ट बंगाल के सुंदरबन मैंग्रोव्स में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक खारेपन को टॉलरेट कर सकता है और समुद्र में लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 1 में रखा गया है। तो क्या मुझे आप लोग बताएंगे तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? नीचे ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है ही, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फटाफट ज़रा इसका नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। तब तक हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, अपने कुछ PYQs को देखते हैं कि हम यार क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के बारे में 2 प्रजातियाँ पढ़ ली हमने, इतना 10 मिनट लगा दिए इसके अंदर में। कारण 2017 का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 2017 अगेन, नहीं ये 2000 कुछ और एक पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, इसी वाले प्रीवियस ईयर सवाल से देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी का जो है इसमें क्या बात हो रही है, इसमें सवाल में क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल, अरे वही वाला स्टेटमेंट है क्या जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको घड़ियाल देखना है उसके नेचुरल हैबिटेट में तो कौन सी प्लेस को विजिट करना है? आपका होगा सर चंबल रिवर को विजिट करना है, अभी हमने डिस्कस किया, चंबल रिवर इज द करेक्ट आंसर। यही तो पूछा गया, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, एंड द आंसर इज चंबल रिवर, ऑप्शन नंबर बी। छोड़ो ये, आगे आओ। फिर यहाँ पर एक सेकेंड रुकना यार, ये क्वेश्चन है आपके सामने 2013 का सवाल, देख रहे हो? क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। 3 यहाँ पर स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, 3 स्पीशीज़, एक है घड़ियाल, दूसरा है लेदर बैक टर्टल एंड तीसरा है स्वैम्प डियर। ये कहता है कि बताओ तीनों में से कौन कौन सी प्रजातियाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो उसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में अभी तो पढ़कर आए हैं, तो 1 ये है और 2 वाला लेदर टर्टल, लेदर बैक टर्टल, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये भी खतरे में है प्रजाति। स्वैम्प डियर यहाँ पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसलिए सी वाला ना सही होके पहला वाला 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 सवाल हो गए। घड़ियाल इसमें भी है, 2017 का PYQ। ये कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सबसे एक्सेप्शनल और सबसे एक्सट्रीम प्रोटेक्शन कौन सी है? स्केड्यूल 1 वाली। ठीक है भाई, स्केड्यूल 1 में जो भी एनिमल की स्पीशीज़ है उसको हाई प्रोटेक्शन दे रखी है। तो ये पूछता है बताओ ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर इन तीनों एनिमल में से किस किस के पास में है? घड़ियाल के पास में है, वाइल्ड एस के पास में है, या फिर बफलो के पास में है? तो ये तीनों के तीनों की स्पीशीज़ को ही दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है, तीनों के पास में हाई प्रोटेक्शन है। जब तक कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आ जाता इनको हंट करने का, इनको मारने का, तब तक नहीं मारा जाएगा, तब तक इनके पास में अल्टीमेट प्रोटेक्शन, एक्सेप्शनल केस नहीं है कोई। तो तीनों की तीनों प्रजाति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में स्केड्यूल 1 में है, दैट मीन्स तीनों को ही सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट वन।
ये भी इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। समझ गए ना? 3 सवाल यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर आर्टिकल से हमको देखने को मिले। अगली इंपॉर्टेंट खबर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मियावाकी मेथड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियावाकी मेथड, यहाँ से भी सवाल बन चुका है। हाँ, आज का कुछ एनालिसिस ही ऐसा है। मियावाकी दोस्तों एक प्रकार की टेक्निक है, और ये टेक्निक किस प्रकार की है, मतलब यह किस चीज़ से एसोसिएटेड है? एफोरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना। तो हम पेड़ लगाना यानी एफोरेस्टेशन से एसोसिएटेड यहाँ पर एक टेक्निक है, एक मेथड है मियावाकी मेथड, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट, एक एडिटोरियल पब्लिश होता है डाउन टू अर्थ के अंदर में, जिसमें बोला गया कि आज भारत में बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे एक समस्या है रैपिड अर्बनाइजेशन की, यानी तेजी से शहरीकरण बढ़ना। तो गांव के बहुत सारे लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, शहर में क्राउडेडनेस इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज कम है, समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रदूषण भी है, गर्मी में घुटन है, तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है कि शहरों में जितने भी लैंड एरियाज़ ऐसे हैं जो वेस्टेड लैंड हैं, या फिर कह सकते हैं गार्बेज है उस एरिया में, या खाली लैंड है, उन पर हम लोग एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इसी को मियावाकी मेथड कहा जाता है। मियावाकी मेथड में जो अल्टीमेट सबसे पहला और मेन पर्पज़ है ना, वो है अर्बन एफोरेस्टेशन। ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर पेड़ लगा रहे हैं, गाँव में जाकर के पेड़ लगा रहे हैं, नहीं। हम शहरों के अंदर में एफोरेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शहरों में जितनी भी जगह खाली है वहाँ पर पेड़ लगाएं। और पेड़ की कौन सी प्रजातियाँ? नेटिव स्पीशीज़ जो एग्जैक्टली हमारे भारत में पहले से पाई जाती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ताकि हम क्या कर सकें, इस पोल्यूशन से लड़ सकें, इस डिग्रेडेशन से लड़ सकें। ठीक है, मतलब शहरों के अंदर में जो प्रदूषण है इससे लड़ा जा सके, शहरों के अंदर में जो डिग्रेडेशन है इससे लड़ा जा सके, इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाना। इसको मियावाकी मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जापानीज बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है एकिरा मियावाकी, इनके थ्रू ये पर्टिकुलर मेथड डेवलप किया गया था 1970 में। इनका मेन पर्पस था कि शहरों को भी हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मियावाकी मेथड। ठीक है, तो शहरों में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें शहरों में जगह जगह पर जो ये फॉरेस्ट हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। छोटी छोटी जगह पर ये लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत मदद मिलेगी, उस एरिया में ठंडक बढ़ेगी, और वो पोल्यूशन को यानी कार्बन वगैरह को एब्जॉर्ब करने के काम भी करेंगे ये सारे के सारे प्लांट्स। तो मियावाकी मेथड इज अ साइंटिफिक एफोरेस्टेशन टेक्निक, जिसका मेन पर्पस होता है छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर में बड़े बड़े जंगल लगा देना, छोटे छोटे एरियाज़ में घने घने पेड़ लगा देना। घने घने मतलब बिल्कुल पास पास करके लगाना। ऐसा नहीं है कि ये है एरिया खाली हिल, एक सड़क के किनारे तो एक पेड़ ये लग गया, एक पेड़ ये नहीं, ऐसे नहीं। ये मियावाकी मेथड नहीं है। मियावाकी मेथड ये है कि भाई इसको बिल्कुल डेंसली, एकदम घने के तरीके से इसको लगाना, ये हमारा मेन पर्पस है। तो किसने डेवलप किया ये मेथड, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसमें मियावाकी मेथड में पहला इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेंस प्लांटेशन। बहुत ही ज़्यादा घनत्व इसमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल यहाँ पर बनाने की बात करते हैं, बहुत पास पास पेड़ लगाने की बात की जाती है, जिससे पेड़ बहुत ऊंचे ग्रो करते हैं, ज़्यादा फैलावा नहीं होता, ऊंचे ज़्यादा ग्रो करते हैं। समझे? इसको कई बार पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहा जाता है, कि आपस में इतनी जकड़ के लगा दो इन पौधों को, इन प्लांट्स को, ये सीधे ऊपर ऊपर ग्रो करेंगे, किनारे किनारे ज़्यादा फैलेंगे नहीं। मियावाकी मेथड में खास बात यह है कि भैया अपने नेटिव स्पीशीज़ को ग्रो करना, ज़्यादा अगर बाहर की प्रजाति को लगाने की कोशिश करोगे तो वो इन्वेजिव स्पीशी बन जाएगी, आपकी प्रजातियों को बाद में खतरा पहुंचने का बहुत ज़्यादा संभव हो जाएगा। इसलिए आपके एरियाज़ में जो लोकल प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या लोकल नेटिव प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें बेसिकली हमारे ट्रीज़ हो गए, श्रब्स हो गए, उसके अलावा ग्राउंड कवर प्लांट्स हो गए। तो इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा हमें उपयोग करना होगा। ये नेटिव स्पीशी की बात हो गई। तो नेटिव स्पीशी के ऊपर में जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि नेटिव स्पीशी लोकल क्लाइमेट के प्रति ज़्यादा एडेप्टिव है। भाई वो प्रजाति भारत में शुरू से पली है, बड़ी है, वो प्रजाति भारत में ही रह रही है, तो भारत के अंदर टेम्परेचर में जो भी सिचुएशन है उसको उसने अडॉप्ट कर लिया है, तो वो उसको अडॉप्ट करके आगे ग्रो करते रहेगा पेड़। समझे? लोकल एरियाज़ को सपोर्ट करेगा, लोकल इंसेक्ट, बर्ड, फौनाज, इनको सपोर्ट करेगा। एक नेचुरल, एक ठंडक इकोसिस्टम हमारे शहरों में बन सकता है अगर मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करें तो। और अगर इस तरीके से पेड़ को लगाया जाए बिल्कुल पास पास करके डेंसली बेसिस पे, तो ये जो पेड़ हैं ये 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर ग्रो करेंगे, ज़्यादा घने होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा यहाँ पर अनुमान है मियावाकी मेथड के तहत। ठीक है, क्योंकि हमने घने करके लगाए हैं, मिट्टी का उपजाऊपना बेहतर होगा। उसके अलावा शुरू के 2 से 3 साल हमें ज़्यादा फोकस देना होता है, रेगुलर पानी देना होता है, मॉनिटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पेड़ हैं काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, खुद से भी ग्रो करना शुरू करते हैं।
समझे? तो एक नेचुरल प्रोसेस है मियावाकी मेथड, जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे लंबे समय के लिए बेस्ट होगा कि आज हम लोग कर लेंगे तो भविष्य में आज से 10 साल बाद जगह जगह पर पेड़ पौधे होंगे जो आसपास के रीजन को ठंडा रखेंगे, पोल्यूशन से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। समझे? तो इस मेथड का, मियावाकी मेथड का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला फायदा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। इससे क्या होगा? मिट्टी का उपजाऊपना यानी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, मिट्टी का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, सॉइल इरोजन, क्योंकि जब हम घने करके पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ें मिट्टी में ज़्यादा दूर तक फैलती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, और ज़्यादा दूर तक जड़ें फैलना मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, एनवायरमेंटल बैलेंस होता हुआ नजर आता है। आप क्लाइमेट और पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो ऑब्वियसली वो पेड़ क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। समझ आना? ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे। एयर वाटर जो पोल्यूशन है वो कम होगा, डस्ट को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और शहरों के अंदर में थोड़ा सा ठंडक रहना शुरू होगा इन पेड़ों की वजह से, जिसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम कर देगा ये। ठीक है, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में हम देख पाएंगे, हम शहरों के अंदर में इतना कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, इतने कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जब गर्मी पड़ती है तो वो कंक्रीट बहुत सारी गर्मी को, हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, जिससे नीचे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्माहट बढ़ जाती है, वो गर्मी ट्रैप रहती है। तो ये पेड़ मदद करेंगे यहाँ पर उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। समझ रहे हैं? फिर उसका एक और सबसे बड़ा फायदा होगा मियावाकी मेथड का। शहरों में आज देख पाते हो जगह जगह पर बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, उनका आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? अर्बन स्पेसेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड पड़े हैं, जगह जगह पर कई बार कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो उनको भी बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों में हाईवेज़ के किनारे, स्कूल्स के आसपास का रीजन, फैक्ट्रीज़ के आसपास के प्लॉट्स, अर्बन पार्क्स, ये सारी जगह एरिया हैं दोस्तों जहाँ पर मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ये रहे आपके रिवीजन पॉइंटर, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं कभी भी, कि मियावाकी मेथड क्या है, किसने डेवलप किया, और इसको हम लोग पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट प्लांटेशन मेथड। इसमें नेटिव स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारे अदर बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी ने साल 2022 में यहाँ से भी एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको बहुत आराम से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मियावाकी मेथड के बारे में, कि मियावाकी मेथड इज अ वेल नोन फॉर द, ये जो मेथड है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है क्या ये कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है, या फिर दूसरा कहता है ये गार्डन्स को डेवलप करने के लिए जाना जाता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गार्डन्स होते हैं, या फिर ये तीसरा कहता है कि छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाना अर्बन एरियाज़ में, इसके लिए जाना जाता है। कहोगे यहीं रुक जाओ सर, इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि शहरों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज़ जो यहाँ पर जगह दिख रही हैं, वहाँ पर डेंसली बेसिस पे प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ वाई मियावाकी मेथड is well known for the creation of mini forest in urban areas. Option number C is the correct one. ठीक, चलिए अगला आर्टिकल। अब दोस्तों वैसे ना हमारे द हिंदू पेपर में आज से कुछ दिनों पहले, स्पेशली जो डेली एडिशन है, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसको हम बोलते हैं गिलियन बेयर सिंड्रोम। एक बीमारी के बारे में ये पूरी चर्चा की गई थी उसमें। ठीक है, अब होता यह है कि इसके बाद, क्योंकि डेली एडिशन में था, हम इंटरनेशनल एडिशन पे फोकस करते हैं, तो एक आर्टिकल ये था जिसको हम लोगों ने स्किप किया था। अब क्या हुआ, बीच में फिर से बाद में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में पब्लिश हुआ, तो मैं आर्टिकल आज ये दोबारा से ले रहा हूँ आपके लिए। गिलियन बेयर सिंड्रोम, मतलब अभी तक पढ़ाया नहीं है, वैसे लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, तो आज लिया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये न्यूज़पेपर में कुछ आगे चीज़ें आगे पीछे होती हैं, चीज़ें जो छूट जाती हैं, कभी नहीं छूटती। आपके सामने ये डिटेल्स प्रेजेंट हैं। तो हम गिलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गिलियन बेयर सिंड्रोम, ये होता क्या है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिंड्रोम दोस्तों एक रेयर बट सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं दिमागी संबंधित एक समस्या हो जाती है। इस समस्या के अंदर में जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अब इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है भाई बीमारी से लड़ने का। बीमारी से लड़ने का मतलब कोई बीमारी, मतलब फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पहुंचा, तो बैक्टीरिया से लड़ता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत है उतनी कम बीमारी लगेगी, इम्यून सिस्टम जितना कमज़ोर है उतनी ज़्यादा बीमारी लगेगी। समझे? तो गिलियन बेयर सिंड्रोम की जब बात करते हैं तो ये एक रेयर बट सीरियस न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, जिसमें क्या डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मिस्टेकनली, गलती से वो क्या कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है।
ये केस बहुत डिजास्टरस केस माना जाता है। अब होता क्या है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में गिलियन बेयर सिंड्रोम आउटब्रेक आया। इससे संबंधित आप देख पाओगे ढेर सारे केसेस मध्य प्रदेश में पाए गए, जिस वजह से यहां पर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्योंकि नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो नर्वस सिस्टम की जब भी बात होती है तो नर्वस सिस्टम में हम दो प्रकार के सिस्टम पढ़ते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो दोस्त यहां पर ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन आपस में। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये ब्रेन से यहां पर पूरे बॉडी के अंदर में कनेक्टेड है। ये येलो लाइंस आपको जो दिख रही हैं, ये हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब बाहर निकलते हैं तो वो पूरा का पूरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, और दिमाग से ही यहाँ पर सारा का सारा बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहीं से ही हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, ब्रेन कॉन्टैक्ट दे रहा है, मसल्स मूवमेंट हो रहे हैं, पेन का सेंसेशन होता है कि हाँ दर्द हो रहा है, टेम्परेचर का पता चलता है, कोई टच करता है उसका यहाँ पर सेंसेशन होता है, ये सब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये जो बीमारी है गिलियन बेयर सिंड्रोम, इस पर्टिकुलर केस में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने की वजह से पैरालिसिस होने जैसी संभावनाएं हो जाती हैं एक व्यक्ति को। तो इस बीमारी का नेचर क्या है, तो नेचर भाई मैंने आपको बताया, इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यून सिस्टम खुद के पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो इसका जो नेचर है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब जो हमारी बॉडी है खुद के टिश्यूज़ को ही डैमेज कर रही है, हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है, समझे, जिसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक हो रहा है, और इसकी वजह से जो पैरालिसिस है वो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, इसका अफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ सकता है, कौन कौन लोग यहाँ पर इसके ज़्यादातर शिकार बन सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ये किसी भी एज में हो सकती है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है 30 से 50 साल का जो एज ग्रुप है, 30 to 50 ईयर्स एज ग्रुप, इन लोगों में ज़्यादातर ये बीमारी हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये पुरुषों में ज़्यादा होती है या महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ज़्यादातर बीमारियों में ये होता है ना कि पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये जो है ये इक्वली यहाँ पर दोनों ही जेंडर्स को अफेक्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है, कारण क्या है भाई गिलियन बेयर सिंड्रोम के पीछे का, जो एग्जैक्ट कॉज है उसके बारे में आज जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जाने माने यहाँ पर कारण बताए जाते हैं उसमें पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लू लाइक इलनेस हो जाता है, बीमारियां हो रही हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वैक्सीनेशन के केसेस हैं, मेजर सर्जरी की वजह से हो जाता है। तो ये कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से कई बार इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम का एक्टिव होना ज़रूरी है क्योंकि इम्यून सिस्टम बॉडी में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन अगर हर चीज़ की लिमिट होती है, अगर यहाँ पर ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, जो हो सकता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से या मेजर सर्जरी की वजह से ओवर एक्टिव हो सकता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से वो गलती से हमारे ही नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देगा। कौन सा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को, जिससे गिलियन बेयर सिंड्रोम जैसी समस्या होनी शुरू हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन है, इसके लक्षण क्या है, इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं। पहला सिम्टम है दोस्तों फीवर और इन्फेक्शन हिस्ट्री। बुखार आ सकता है, ठीक है, पैर थोड़े कमज़ोर से लगने शुरू हो जाते हैं कि भाई पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है ना, ऐसा लक्षण दिखाई देगा। फिर वो जो कमज़ोरी पैरों से शुरू हुई है वो हाथों तक आएगी और हाथों से सीधा चेहरे तक आएगी। इंसान चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है उसको। उसके अलावा हाथ पैर टर्न नहीं हो पा रहे होते क्योंकि मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो मूवमेंट नहीं कर पाता। इसमें कुछ और खतरनाक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कई बार हाथ पैर ऐसे काम नहीं करते कि पैरालिसिस हो जाता है उनका, मतलब पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर अब वर्क ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मसल्स फेलियर हो सकती हैं, ब्रीथिंग मसल्स फेलियर हो सकती हैं। अब जब ब्रीथिंग मसल फेलियर होंगी, यानी जो सांस लेने में हमारी मदद कर रही है, उसकी वजह से खाने में, बोलने में और खाने को स्वेलो करने में, निगलने में बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। लाइफ के अंदर में ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब गिलियन बेयर सिंड्रोम के कुछ केसेस ऐसे हैं जो माइल्ड हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, बट सीवर केसेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं और सीवर केसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि वाई गिलियन बेयर सिंड्रोम इज अ डेंजरस इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये रेस्पिरेटरी फेलियर को लीड कर सकता है, यानी कि इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है। इसमें जो पेशेंट है उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा जो मेन उपाय हो सकता है वो है अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी यहाँ पर इस बीमारी का पता लगेगा, उतना जल्दी, उतना बेहतर तरीके से एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर लास्ट में आप देख पाओगे इसी के बेसिस पे आपको ये रिवीजन पॉइंटर्स भी दिए गए, क्योंकि ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं तो गिलियन बेयर सिंड्रोम का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है।
अब छोटा मोटा ट्रीटमेंट है जो बेसिकली रिकवरी में हेल्प कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी हो गया ताकि इम्यून अटैक रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, या फिर कुछ अलग से एक्स्ट्रा सपोर्टिव केयर हो गए, वेंटिलेशन का सपोर्ट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई। तो परमानेंट केयर नहीं है, यही कोई छोटे मोटे केयर हैं जिससे जो पेशेंट है क्या वो रिकवर हो सकता है। गिलियन बेयर सिंड्रोम से बचना संभव है अगर हम वो फैसिलिटीज़ को अपनाएं जो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स कई बार क्या होता है कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। कई बार पेशेंट्स जो हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, एक और प्रॉब्लम आती है कि 6 महीने लग जाते हैं उसको रिकवर करते करते। कई बार 6 महीने से लेकर साल भर का समय लग जाता है फुल्ली रिकवरी के अंदर में। कुछ पेशेंट्स के अंदर में जो वीकनेस है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा बड़ा थकान, क्रोनिक फटीग हो जाता है। तो ये भी समस्याएं आती हैं, समझे। तो ये हो गया गिलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में हर एक बातें, और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये सारी बातें हैं कि भाई कॉमन एज ग्रुप क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या है, और किस तरीके से यहाँ पर गिलियन बेयर सिंड्रोम नाम की जो ये प्रॉब्लम्स है, ये जो इशू है वो शुरू होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको मिली होगी, ढेर सारे PYQs आपने सॉल्व किए होंगे, और ये शानदार सा सुंदर सा PDF जो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे AC वाले पेड ग्रुप के अंदर में। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर चुका हूँ। PDF का ग्रुप ये ज्वाइन करना है, इस WhatsApp पर मैसेज कर देना, ये नंबर आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।